नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि संस्था की ओर से रात के समय 8 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक लगातार खंड शिक्षा अधिकारी की महामैराथन क्लास के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है और उसी प्रयास के अंतर्गत मैं आज से लगभग आगे 20 तारीख तक अर्थात कुल 5 दिनों में आपको पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पीडीएफ के माध्यम से आपको वो सॉल्व कराता चला जाऊंगा। उम्मीद यही है कि इन सारे प्रश्नों में जो भी कुछ आपके सामने ये होगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो, चाहे वो विजयनगर बहमनी राज्यों से संबंधित हो, चाहे सूफी भक्ति आंदोलन से संबंधित हो या मुगल या मराठा के संदर्भ में जो भी आवश्यक प्रश्न है संभावित हो सकते हैं, वो सारा का सारा कुछ आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आज से मध्यकालीन भारत की ऐसे ही दोपहर के समय क्लास आपको मिलेगी और आज हो गया 16, 17, 18, 19, 20 कुल 5 दिन हम समय लेंगे और पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि लगभग 4 से 5 प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे और मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो पहला टॉपिक निकल करके आता है तुर्कों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का, तो मोटे तौर पे 2 प्रश्न आपको यहां से अवश्य ही मिलेंगे। मोटे तौर पे 2 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे और 2 प्रश्न लगभग 2 प्रश्न आपको मुगल काल से मिलेंगे और 1 प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो 1 प्रश्न चाहे वो विजयनगर बहमनी को लेकर के हो, चाहे वो मराठों को लेकर के हो, प्रश्न पूछा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे तुर्क आक्रमण से लेकर के दिल्ली सल्तनत को समेटने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ये सारे प्रश्न हैं, उम्मीद करूंगा आप प्रश्नोत्तर भी करते चले जाएंगे और मैं आपको टू द पॉइंट बारी बारी से सारे प्रश्नों के उत्तर बताता चला जाऊंगा। हूबहू आप जैसा रात के समय में कहता हूं महामैराथन के दौरान कि हूबहू इन सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर के साथ याद करते चले जाइएगा। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन से लोग थे? क्या ये अफगान थे? नहीं। क्या ये मंगोल थे? नहीं। क्या ये तुर्क थे? नहीं। ये सी उत्तर बिल्कुल सही है। इन 4 लोगों में सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले लोग अरब लोग थे। आपको पता होगा कि 711-12 का वर्ष था, 711-12 वर्ष था जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, किसके भाई? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों ने आक्रमण किया हुआ था। भारत पर अरबों ने आक्रमण किया हुआ था और अरब, अगर मुसलमानों की बात किया जाए तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन रहे तो उसका उत्तर होगा अरब। भारत पर प्रथम मुस्लिम लोग जो आक्रमण करने वाले थे उसका उत्तर होगा अरब। और अगर यह पूछा जाए भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन सा था तो उसका उत्तर बदल जाता है, सुबुक्तगीन हो जाता है। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ध्यान देंगे। प्रथम मुस्लिम आक्रमण के तौर पे अरब उत्तर लगाएंगे, लेकिन प्रथम तुर्क आक्रमण के तौर पे प्रश्न का उत्तर चेंज हो जाता है, वो हो जाता है सुबुक्तगीन। वो प्रश्न भी आएगा, आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? तो आप सारे लोगों को जानकारी होगी, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही, किसके भाई? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही ये अरबों का आक्रमण हुआ था। और अरबों ने भारत के किस क्षेत्र को जीता हुआ था? सिंध क्षेत्र को जीता हुआ था। किसको भाई? सिंध क्षेत्र को जीता हुआ था। अब एक प्रश्न और बनेगा कि सिंध का राजा कौन था इस समय? तो सिंध का राजा था दाहिर। कौन भाई? सिंध का राजा था दाहिर। और आक्रमण अगर हो रहा है तो प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है, तो निश्चित रूप से इस आक्रमण का भी कोई न कोई कारण रहा होगा। तो कारण क्या रहा? तो देवल जो बंदरगाह क्षेत्र था सिंध से संबंधित, सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह था देवल के समुद्री डाकुओं के द्वारा, देवल बंदरगाह के समुद्री डाकुओं के द्वारा
अरबी जहाजों को लूटना एक कारण था, जिसके बाद ही ये सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, सिंध को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीत लिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया, किसकी हत्या किया? सिंध पर कब्जा करने के संदर्भ में दाहिर को, सिंध का राजा दाहिर था जिसे हराता है, जिसकी हत्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, और अरबों का नियंत्रण सिंध पर हो जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? क्या ये 712 है, 812 है, 912 है या 1012 है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई 912 नहीं, 1012 नहीं, 812 नहीं, बल्कि 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में फाइनली मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया हुआ था। ध्यान रखें, सिंध पर विजय हासिल करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी 2 सेनापतियों के द्वारा अटैक किया गया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी 2 सेनापतियों के द्वारा आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन पहली बार सफलता मिलती है मोहम्मद बिन कासिम को। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न पे बात करेंगे। भारत पर अरब आक्रमण का साक्ष्य, भारत पर अरब आक्रमण का साक्ष्य किस एक पुस्तक में मिलता है? भारत पर अरब आक्रमण का साक्ष्य किस एक पुस्तक में मिलता है? क्या ये चचनामा है, क्या ये शाहनामा है, तारीखे हिंद है, किताब उल यामिनी है? शाहनामा की अगर बात किया जाए, ध्यान देंगे तो इसके रचनाकार कौन रहे हैं? फिरदौसी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की थी। किसने भाई? उतबी ने की थी। चचनामा को लेकर के एक जो प्रश्न बनता है वो ये कि सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी किस एक पुस्तक से मिलती है? अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है। और चचनामा को लेकर के दूसरी बात जो निकल करके आती है, कौन सी भाषा में चचनामा प्रारंभिक रूप से लिखा गया था? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में चचनामा लिखी गई थी। और लिखने वाला कौन था इस बात की जानकारी नहीं है। फारसी भाषा में चचनामा लिखी गई थी, जिससे सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? ध्यान देंगे, प्रश्न है सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? चाहे हिंदुओं की बात हो, चाहे इसको ऑब्लिक करके भारत की बात कर लिया जाए, भारत में सबसे पहले जजिया कर किनके द्वारा लगाया गया था? तो सबसे पहले अरब लोगों के द्वारा ही लगाया गया था। कौन से क्षेत्र में लगाया गया था? सिंध क्षेत्र में ही लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। और ये एक प्रश्न और बनता है, ये जो जजिया कर है तो वो किस प्रकार का एक कर है? तो ये जजिया कर जीवन ध्यान देंगे, जजिया कर को आमतौर पे लोग समझते हैं कि एक धार्मिक कर था। नहीं, बिल्कुल धार्मिक कर अगर ऑप्शन में रहेगा तो तनिक भी नहीं लगाएंगे। जजिया कर धार्मिक कर नहीं था, बल्कि हिंदुओं से ही वसूला जाता था मुस्लिम शासकों के द्वारा। लेकिन ये किस प्रकार का कर था? जीवन और संपत्ति, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। और आप कभी भी जजिया कर को लेकर के यही टिक करेंगे उत्तर में, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला यह एक कर था, जजिया कर, न कि यह कोई धार्मिक कर था। तो जजिया कर के संदर्भ में भारत में पहली बार सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जजिया कर लगाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था? किसके नेतृत्व में? अब तुर्क आ गए भाई, अरब पीछे छूट गए, अब तुर्क आ गए। और तुर्कों को लेकर के पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था? तुर्कों का भारत पर आक्रमण, याद करेंगे कुछ तथ्यों को, ध्यान देंगे। एक राजवंश था सामानी वंश, बिल्कुल एक कहानी के तौर पे समझ लें। सामानी वंश एक साम्राज्य था
कौन से क्षेत्र में? अफगानिस्तान एंड ईरान वाले क्षेत्र में सामानी वंश का शासन था। सामानी वंश का जब अंत हो गया, सामानी वंश का जब अंत हो गया तो इन्हीं क्षेत्रों पे अलप्तगीन, कौन भाई? अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति एक नया वंश स्थापित करता है। अलप्तगीन ने एक नया वंश स्थापित किया जिस वंश का नाम था यामिनी वंश। क्या नाम था? यामिनी वंश, या इसे ही कहा जाता है गजनी वंश। कौन सा भाई? गजनी वंश। ध्यान देंगे, सामानी वंश के पतन के बाद अलप्तगीन ने गजनी में एक नए वंश की स्थापना की जिसे गजनी वंश कहा जाता है या यामिनी वंश कहा जाता है। जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इसका एक सरदार था, कुछ किताबों में लिखा हुआ है इसका पुत्र था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। कौन भाई? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अगला राजा होता है गजनी का, और भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो तुर्क व्यक्ति था तो वो था सुबुक्तगीन। कौन भाई? सुबुक्तगीन ये पहला राजा था गजनी का, पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। यही प्रश्न पूछा हुआ है तो इसका उत्तर होगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन को लेकर के एक प्रश्न और बनता है कि भारत पर आक्रमण किया तो कौन से क्षेत्र पे आक्रमण किया, कौन से क्षेत्र पे आक्रमण किया और वहां का राजा कौन था? तो ये समझ ले पंजाब का क्षेत्र था और यहाँ का जो राजा था संभवतः फतेह दाऊद था। क्या? तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क व्यक्ति था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। तारीख-ए-गुज़ीदा एक पुस्तक है, तारीख-ए-गुज़ीदा नामक एक ग्रंथ के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि, इस्लाम का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? एक प्रश्न यह भी बनता है, इस्लाम का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इस्लाम का प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी को कहा जाता है। किसको भाई? महमूद गजनवी को कहा जाता है। और प्रश्न में यही पूछा हुआ है कि एक पुस्तक दिया है, बिल्कुल इस पुस्तक को भूल जाएं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अर्थात महमूद गजनवी। कौन भाई? महमूद गजनवी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क, या दूसरा प्रश्न कि इस्लाम का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा महमूद गजनवी। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न पे बात करेंगे। गजनी के शासक, गजनी का शासक महमूद गजनवी कहां का था? गजनी का। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया हुआ था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर, देखें महमूद गजनवी की बात हो रही है, गजनवी की बात हो रही है। महमूद गजनवी गजनी का राजा बना है 998 ईस्वी में। कब भाई? 998 ईस्वी में ये गजनी का राजा बना और भारत में इसके आक्रमण की शुरुआत हो रही है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। फिर एक प्रश्न बनेगा, कुल कितने वर्षों में? तो कुल 27 वर्षों में। कितने भाई? 27 वर्ष में 17 बार आक्रमण किया। कई लोग सोचते हैं 1000 से लेकर के 1026, ये तो सिर्फ 26 ही वर्ष हो रहा है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि 1001 से 1026 ये 26 हुआ और 1000 एक और वर्ष जोड़ लेंगे तो 26 + 1 = 27 वर्ष। कुल 27 वर्ष में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया हुआ था महमूद गजनवी ने। और इसका जो प्रथम आक्रमण था, अगर प्रथम आक्रमण की भी बात किया जाए तो प्रथम आक्रमण ठीक वही था पंजाब के विरुद्ध जो इसके पिता सुबुक्तगीन ने किया हुआ था,
जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण की बात किया जाए तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण के तौर पे जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का कब हुआ? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ गुजरात प्रदेश में स्थित है, शिव से संबंधित मंदिर है। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया हुआ था? 17 बार। कितने वर्षों में? 27 वर्षों में। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो ऑप्शंस है आपके सामने है। पहला ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार, दूसरा है धन की प्राप्ति, और तीसरा ऑप्शन है धर्म का प्रचार, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ध्यान रखें कि धर्म का प्रचार करना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। इस प्रश्न को चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, हर जगह पूछा गया है। ध्यान देंगे, प्रश्न लिखा हुआ है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति, इसके अलावा धर्म का प्रचार और उपर्युक्त सभी। अब इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि महमूद गजनवी जो आक्रमण कर रहा है उसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए, मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए, मुख्य उद्देश्य एक है, मुख्य उद्देश्य अगर लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है धन की प्राप्ति। कौन सी भाई? धन की प्राप्ति। अगर मुख्य उद्देश्य नहीं पूछा होता, अगर यह पूछा होता भारत पर आक्रमण के कारण क्या क्या रहे, ध्यान देंगे, भारत पर आक्रमण के क्या क्या कारण रहे, तब ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर एक पूछा जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो निश्चित रूप से यहां पे धन प्राप्त करना ही सबसे प्रमुख उसका उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। भारत में एक बात और कि महमूद गजनवी को कौन से एक नाम से जाना जाता है? तो भारत में महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में, अर्थात मूर्तियां तोड़ने वाला, अर्थात बुत शिकन के तौर पे जाना जाता है। एक प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बुत शिकन के तौर पे किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? बुत शिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो बुत शिकन या मूर्ति भंजक के तौर पे भारत में महमूद गजनवी को ही जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का पहली बार भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, और 1000 से लेकर के 1026 तक कुल 27 वर्षों में 17 बार आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 11वां प्रश्न। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेल्लूर कर्नाटक नहीं, हेलबेट नहीं, कोणार्क नहीं, सोमनाथ मंदिर। कौन सा भाई? सोमनाथ मंदिर, शिव से संबंधित सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध धावा बोला हुआ था। कौन से वर्ष की बात है? 1025 ईस्वी की बात है। सोमनाथ मंदिर पर अटैक किस वर्ष किया हुआ था? 1000 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के द्वारा लूटे जाने वाले सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहां पे भाई? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 14वां।
महमूद गजनवी की सेना में, महमूद गजनवी की सेना में किन हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था? ध्यान रखेंगे, आमतौर पे लोग तिलक 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 करते हैं कि तिलक एक सेनापति था महमूद गजनवी की सेना में, लेकिन तिलक के अलावा सेवंत राय नाम का भी, कौन भाई? सेवंत राय नाम का भी एक हिंदू सेनापति था। आपका उत्तर बिल्कुल ए सही होगा। तिलक और सेवंत राय ये दो प्रमुख सेनापति के तौर पे जाने जाते हैं महमूद गजनवी की सेना में। किसकी सेना में? महमूद गजनवी की सेना में दो प्रमुख सेनापति के तौर पे सेवंत राय और तिलक जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 15वां प्रश्न, महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? अर्थात महमूद गजनवी के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख दरबारी रहे हैं, विद्वान रहे हैं? तो महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? अल-बरूनी ने भी, कौन भाई? अल-बरूनी ने भी, बैहाकी ने भी सुशोभित किया था और उतबी ने भी सुशोभित किया हुआ था। इसके अलावा महमूद गजनवी की बात हो रही है तो यहां पे फिरदौसी का नाम भी बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। तो महमूद गजनवी के दरबारियों में कौन कौन से नाम प्रसिद्ध हैं? अल-बरूनी, बैहाकी, फिरदौसी और उतबी। कौन कौन से? अल-बरूनी, बैहाकी, फिरदौसी और उतबी, ये चार के चारों महमूद गजनवी के दरबारी के तौर पे जाने जाते हैं। अब इसमें जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक है उतबी, ध्यान रखेंगे, एक है उतबी, और उतबी को लेकर के महमूद गजनवी का सरकारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का सरकारी इतिहासकार जो था वो था उतबी। कौन भाई? उतबी। और उतबी के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई उसका नाम है किताब उल यामिनी। कौन से भाई? किताब उल यामिनी। उतबी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है किताब उल यामिनी, और उतबी महमूद गजनवी का सरकारी इतिहासकार था। एक बात। दूसरी बात, अगर अल-बरूनी की बात किया जाए, अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी को लेकर के दो तीन जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं वो बता देते हैं। अल-बरूनी का वास्तविक जो नाम था वो था अबू रेहान। क्या नाम था? अबू रेहान इसका वास्तविक नाम था। दूसरी बात, इसका जन्म कहां हुआ था? तो मध्य एशिया में एक जगह है खीवा। कौन सा भाई? मध्य एशिया में एक जगह है खीवा, खीरा नहीं, खीवा एक जगह है जहां पे इसका जन्म हुआ था। और इस खीवा की विजय जब महमूद गजनवी ने कर लिया था तो एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में अबू रेहान या अल-बरूनी को पकड़ा गया था और दरबार में पेश किया गया महमूद गजनवी के। लेकिन बचपन से ही ये कुछ विद्वान प्रवृत्ति के रहे, इस वजह से बहुत जल्दी ही महमूद गजनवी के दरबारियों में प्रमुखता से अपना पैर जमा लेते हैं और बहुत जल्दी ही प्रमुख दरबारी के तौर पे जुड़ जाते हैं महमूद गजनवी से। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ, ध्यान रखें, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? तो अल-बरूनी 1017 में, याद करेंगे डेट, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी 1017 में किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था पहली बार। भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। कब आया था? 1017 में पहली बार भारत आया था और भारत में रहा। कब तक रहा? 1017 में आया था। महमूद गजनवी तो चला गया फाइनली, लेकिन भाई साहब 1030 ईस्वी तक भारत में रहे। 1017 में आए थे और 1030 ईस्वी तक भारत में रहा। और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम है किताब उल हिंद, या इसी की कहा जाता है तहकीकात ए हिंद। कौन सा भाई? तहकीकात ए हिंद इसे कहा जाता है। और इसी पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। भारत आते हैं और भारतीय जो प्रमुख ग्रंथ है उनका अध्ययन करता है अल-बरूनी, और भारतीयों के संदर्भ में इन्होंने भारतीयों का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। आलोचनात्मक विवरण भारतीयों का अल-बरूनी ने प्रस्तुत किया है। अब एक प्रश्न और बनेगा,
कि अलबरूनी भारतीयों के संदर्भ में कौन सी सदी का वर्णन करता है, भारत के किस सदी का वर्णन करता है। तो 1017 में आया, 1030 तक रहा, अर्थात ये कौन सी सदी हो रही है, ये भी प्रश्न बनेगा एक महत्वपूर्ण। 11वीं सदी का बात करता है, कौन सा भाई, 11वीं सदी का उल्लेख करता है किताब उल हिंद पुस्तक में। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अलबरूनी की पुस्तक हो गई तहकीकात ए हिंद, किताब उल हिंद, और एक दूसरी पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, कानून ए मसूदी। कौन सी भाई, कानून ए मसूदी नाम की एक पुस्तक भी इसने लिखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कौन महान इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ, कौन सा महान इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी, कौन सा भाई, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न 17वां। महमूद गजनवी का दरबारी वह कौन सा विद्वान था जो एक प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल और दर्शन का ज्ञाता था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अगेन उत्तर होगा अलबरूनी। महमूद गजनवी का वो अलबरूनी ही एक दरबारी विद्वान था जो प्रसिद्ध इतिहासविद भी था, गणितज्ञ भी था, भूगोल वेत्ता भी था, खगोल और दर्शन का ज्ञाता भी था। एक और प्रश्न बनेगा इसको लेकर के, अलबरूनी को लेकर के, कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था। पुराणों का, जो कि एक महत्वपूर्ण, पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख, सर्व प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है पुराण, और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। कौन था भाई, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, अलबरूनी था। आगे बात करेंगे 19वां प्रश्न। महमूद गजनवी का सरकारी या शाही इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार उतबी था। कौन सा भाई, शाही इतिहासकार उतबी था, जिसने किताब उल यामिनी नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। किताब उल यामिनी नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई शाहनामा, फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक शाहनामा को, फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न के 21वां। किस इतिहासकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी थी। पूर्वी पेप्स की संज्ञा किस एक इतिहासकार ने किसको दिया था, बैहाकी को। अर्थात पूर्वी पेप्स किसे कहा गया है, पूर्वी पेप्स बैहाकी को कहा गया है। और किस एक ने, स्मिथ ने नहीं, लेनपूल ने बैहाकी को, जो कि महमूद गजनवी का दरबारी था, उसे पूर्वी पेप्स कहा था। तो पूर्वी पेप्स बैहाकी को कहा गया है किसके द्वारा, लेनपूल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, अब बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण अपने किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया हुआ था। क्या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था? नहीं। साम्राज्य का विस्तार करना था? नहीं। धन की प्राप्ति करनी थी? हाँ। पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण? नहीं। साम्राज्य का विस्तार करने, धन की प्राप्ति, ये सी उत्तर बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी के साथ साथ महमूद गजनवी, दोनों का जो सबसे प्रमुख एक कारण था भारत से धन प्राप्त करना। और मोहम्मद गोरी भारत से धन प्राप्त करके मध्य एशिया में अपने गौर राज्य का विस्तार करना चाहता था। गौर राज्य का विस्तार करना चाहता था। कहां पे?
पे मध्य एशिया में, और उस विस्तार के लिए बड़ी सी सेना की आवश्यकता थी, बड़े संसाधनों की आवश्यकता थी, और उन संसाधनों की सेना की पूर्ति कहां से हो सकती थी? पैसे से हो सकते थे, और पैसे का स्रोत पता है मोहम्मद गौरी को। महमूद गजनवी जाता था, लूट कर आता था, जाता था, लूट कर आता था, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर लूं, चलता हूं और लूट करके आता हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 23वां। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया था? ध्यान रखें, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। पहली बात, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में हुआ था, और कौन से भारतीय राज्य पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। कौन से भाई? मुल्तान पर हुआ था। कौन से भारतीय राज्य पर? मुल्तान पर हुआ था। और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। जुबान चलाते रहे, बोलते रहे। 1175 में सबसे पहले अर्थात एक प्रश्न और बनेगा अब यहां पे कि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी 1000, ध्यान देंगे, महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी के कितने वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करना शुरू किया था? 175 वर्ष। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण करना शुरू किया, और 1175 में पहली बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो रहा है। तो कुल 175 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। कौन सा क्षेत्र था? मुल्तान क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगली बात, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली शिकस्त कब मिली थी? मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार कब हराया गया? किसके द्वारा हराया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24वें का। ध्यान देंगे, पहली बार मोहम्मद गौरी भारत में कब हारा था? 1178 ईस्वी में। पहली बार 1178 ईस्वी में किसने हराया था? गुजरात का एक राजा था जिसका नाम था भीम प्रथम। कौन सा भाई? भीम बघेल, या इसको कह लें भीम द्वितीय, सॉरी प्रथम नहीं, भीम द्वितीय या भीम बघेल कह ले। कुछ किताबों में मूल राज का भी नाम आता है, लेकिन आप सीधे सीधे यही याद करेंगे, यही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। और गुजरात का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। गुजरात में चालुक्यों का शासन था। गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय ने किसको हराया था? 1178 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गौरी पहली बार भारत में हारा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 25वां। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बी उत्तर है यहां पे भीम बघेल ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया हुआ था। मोहम्मद गौरी पहली बार 1178 ईस्वी में हारता है। किसके द्वारा? भीम के द्वारा, जो कि गुजरात का चालुक्य वंश का राजा था। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक भीम द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गौरी जो पहली बार भारत में हारता है उसको हराया हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 27वें प्रश्न पे बात करेंगे। तराइन, जहां पर गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए, कहां पर स्थित है? तराइन की बात हो रही है। तराइन का युद्ध पहला, तराइन का युद्ध दूसरा, और ये तराइन है कहां पे? आमतौर पे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तराइन जहां पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। कहां पर स्थित है ये तराइन? तो तराइन की बात हो रही है, तो तराइन जो स्थित है वो हरियाणा के थानेश्वर में, हरियाणा के थानेश्वर स्थान पर तराइन स्थान है। और यहां पर दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का
प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, कौन भाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीत गया था। जबकि तराइन का जो दूसरा युद्ध हो रहा है, वो दूसरा युद्ध कब हो रहा है? वो 1192 में हो रहा है। अगेन पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच ही हो रहा है, लेकिन इस बार सबक लिया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। भारत के इतिहास में तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हासिल करने के बाद ही भारत का द्वार मुसलमानों के लिए खुल जाता है, तुर्कों के लिए खुल जाता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद मन बढ़ता है और उत्तर भारत के सबसे बड़े राजा को हराया गया था, और यहीं से फिर दिल्ली का रास्ता खुल जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा उत्तर भारत तुर्क लोग जीत जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 28वां प्रश्न। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, में किसने किसको पराजित किया था? ऑप्शंस देखेंगे आप। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। बिल्कुल डी उत्तर सही है। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया हुआ था। 30वां प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ के अनुसार किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? अर्थात किस युद्ध में जीत के बाद, किस युद्ध में जीत के बाद मोहम्मद गोरी या कह ले तुर्कों के लिए भारत का या दिल्ली का रास्ता खुल जाता है? तो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, उसके बाद भारत या दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है तुर्कों के लिए या फिर मोहम्मद गोरी के लिए। 31वां, 1194 में, ध्यान देंगे, 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। वर्ष याद करेंगे, जैसे तराइन वैसे चंदावर। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र के बीच। गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। गढ़वाल वंश का शासन कहां पे था? कन्नौज में था। कहां पे? कन्नौज में यह गढ़वाल वंश था, जिसके एक राजा जयचंद्र का सामना हुआ मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र को हरा दिया था 1194 के चंदावर के युद्ध में। आगे बढ़ेंगे, 32वां प्रश्न। चंदावर वर्तमान भारत में किन दो स्थानों के बीच स्थित है? चंदावर का लोकेशन पूछा जा रहा है, तो चंदावर कन्नौज और इटावा के बीच, यूपी में कन्नौज भी एक जिला है, इटावा भी एक जिला है। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर स्थित है वर्तमान में। आगे बढ़ेंगे, अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया था? तो अंतिम बार मोहम्मद गोरी 1205 में आया था।
कब आया था? 1205 में आया था अंतिम बार, और मार्च का महीना था 1206 में। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत आया 1205 में, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कौन से कबीले या जाति के लोगों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी? तो पंजाब के खोखर, ध्यान रखेंगे, पंजाब के खोखर, शेखर नहीं भाई, पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। हत्या कर दिया गया था जब ये नमाज आदि पढ़ रहा था। पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध अंतिम युद्ध किया हुआ था और इसकी हत्या हुई थी, मारा गया था। आगे बढ़ेंगे। 34वां, निम्न में से किस स्थान पर मार्च 1506 को, किस स्थान पर मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ने के समय हत्या कर दी गई थी? तो याद करेंगे, दमयक नामक स्थान पर। कौन सा भाई? दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या की गई थी। कौन से? दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए हुए थे? ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए थे? मुसलमान शासक है लेकिन संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। कौन सा भाई? मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर न सिर्फ संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ लक्ष्मी बैल की आकृति वाले सिक्के किस एक मुस्लिम शासक ने चलाया हुआ था? लक्ष्मी बैल की आकृति वाले सिक्के भी मोहम्मद गोरी ने ही चलाया हुआ था। एक और प्रश्न मोहम्मद गोरी को लेकर के, इसका एक और प्रश्न जो कि यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम भाई साहब का है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका पूरा नाम। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 36वां, लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताया लक्ष्मी बैल की आकृति वाले सिक्के मोहम्मद गोरी भाई साहब ने ही चलाया हुआ था। एक लास्ट प्रश्न मोहम्मद गोरी को लेकर के, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। किसे जाता है? मोहम्मद गौरी को ही भारत में तुर्क शासन की नींव डालने का श्रेय जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी 1206 में पूरे उत्तर भारत पे कब्जा करने के बाद मर जाता है, और इसकी मृत्यु के बाद अगर ये मरा नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और लिखा होता और भारत का भी शासक, प्रथम मुस्लिम शासक के तौर पे मोहम्मद गौरी ही जाना जाता। लेकिन इन भाई साहब की मृत्यु हो जाती है और इसका एक जो प्रमुख दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत कह ले या फिर प्रथम मुस्लिम शासक के तौर पे भारत में शासन की शुरुआत करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत को लेकर के। दिल्ली सल्तनत, ये सारे प्रश्न है तुर्क आक्रमण से संबंधित। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत को लेकर के। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष से मानी जाती है? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से, कब से भाई? 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत पे, आपको बात कर ले, यहां पे देखेंगे, मैं नोट करता हूं दिल्ली सल्तनत, देखेंगे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है
और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है 1206 से होती है और 1526 तक जाती है। 1206 से शुरुआत होकर के ये 1526 तक जाती है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। कौन से भाई? 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। एक आप जिसे कहते हैं गुलाम वंश, वो पहला राजवंश रहा। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश या ममलूक वंश को ही आरंभिक तुर्क सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है। आरंभिक तुर्क सुल्तान के तौर पे भी जाना जाता है। गुलाम वंश की शुरुआत हो रही है 1206 में और ये 1290 तक इन लोगों ने शासन किया हुआ था। इसमें जो कुछ प्रमुख राजा रहे हैं, एक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का देखने को मिलता है। इसके बाद आराम शाह को देखने को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक कौन रहा? अगला शासक आराम शाह था। आराम शाह के बाद अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना था। कौन भाई? इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश के बाद अगला शासक कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज हुआ था। रुकनुद्दीन फिरोज हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी बेटिया रजिया शासिका बने, तो रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता से हटा करके अगला शासक कौन हुआ था? तो रजिया हुए थे। और भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका के तौर पे किसे जाना जाता है? रजिया को जाना जाता है। और रजिया के बाद अगर बात किया जाए कुछ प्रमुख नाम में, तो एक नाम आएगा बहराम शाह का। एक नाम आएगा बहराम शाह का। बहराम शाह को लेकर के 2 प्रमुख तथ्य बनते हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि भारत में पहली बार प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था और दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था उस समय? बहराम शाह था। जबकि एक दूसरा तथ्य कि रजिया की जब मृत्यु होती है तो रजिया चूंकि अपने तरीके से, बिना किसी से, बिल्कुल निरंकुश तरीके से, अपने मनमाने तरीके से शासन कार्य चलाती थी, तो जो तुर्की अमीर वर्ग था, तुर्की प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़ी बेचैनी महसूस किया करते थे कि मनमाना ये रवैया अपनाई हुई है। जबकि दिल्ली में या भारत में दिल्ली सल्तनत या तुर्की साम्राज्य की नींव डालने में हमारे परिवार का भी सहयोग रहा है, तो हमें इग्नोर नहीं किया सकता है, तुर्की अमीरों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक नया पद सृजित हुआ था, नायब का। कौन सा भाई? नायब का पद। नायब का नया पद किस शासक के समय सृजित हुआ था? तो नायब कह ले चाहे नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात कह ले, दोनों एक ही बात है। नायब का नया पद किस एक दिल्ली सल्तनत के शासक के समय सृजित हुआ था? उसका उत्तर भी है बहराम शाह। बहराम शाह के बाद अगर अगले महत्वपूर्ण राजा की बात किया जाए दिल्ली सल्तनत के, तो एक नाम आएगा नासिरुद्दीन महमूद। कौन सा भाई? नासिरुद्दीन महमूद। अगला नाम आएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के शासकों में नासिरुद्दीन महमूद कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, बलबन ने अपनी बिटिया की शादी कर दी थी इनसे, तो बलबन का ससुर कौन था? तो बलबन के ससुर जी नासिरुद्दीन बलबन का दामाद कौन था? बलबन का दामाद हो गया नासिरुद्दीन महमूद, अर्थात बलबन किसके ससुर थे? तो बलबन ससुर जी थे नासिरुद्दीन महमूद के। और इसके साथ साथ एक बात और, उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दिया हुआ था? उलूग खां की उपाधि बलबन की थी और बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया हुआ था? तो इसका भी उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया हुआ था। उलूग खां किसे कहा जाता है? उलूग खां बलबन को कहा जाता है। बलबन का हालांकि वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। प्रश्न आएगा, नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर देते हैं बलबन, अर्थात अपने दामाद की ही हत्या करा देते हैं। महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी
राजा बनने की, शासक बनने के, इनकी हत्या कराते हैं और अगला स्वयं राजा कौन बन जाता है? बलबन बन जाता है। बलबन को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बलबन कौन से वंश से संबंधित था? तो बलबन गुलाम वंश से संबंधित था। बलबन अपने आप को कौन से वंश से जोड़ता था? बलबन फारस के, ईरान के अफरासियाब वंश से स्वयं को जोड़ता था। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यह बात हो गई गुलाम वंश की या ममलूक वंश की या आरंभिक तुर्क सुल्तान की। अब प्रश्नों पे आते हैं, बात करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें कि दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो 1206 से मानी जाती है। एक प्रश्न। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की शुरुआत हो रही है 1290 में और 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजियों का शासन रहा है। खिलजी के बाद अगला नाम आएगा तुगलक वंश का, और तुगलक वंश का जो शासन रहा है 1320 से लेकर के 1412 तक रहा है। 1320 से 1412 तक रहा है। तुगलक वंश के बाद अगला आएगा सैयद वंश, और सैयद वंश का जो शासन रहा है वो 1414 से शुरू होकर के 1451 तक रहा है। और जो अंतिम राजवंश रहा है वो रहा है लोदी वंश, और लोदी वंश का जो शासन रहा है 1451 से लेकर के 1526 तक रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 1 2 3 4 5, कुल 5 राजवंशों ने शासन किया हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया हुआ था। अब समझने की बात यह है कि एक प्रश्न यहां भी पूछा जा सकता है कि इन 5 राजवंशों में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा समय तक किस राजवंश ने शासन किया हुआ था? अगर बात करें सबसे कम समय तक शासन, खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290, 1300, 1320 अर्थात कुल 30 वर्ष तक शासन किया हुआ था। कितना भाई? 30 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ शासन किया खिलजियों ने। और तुगलक वंश भी ज्यादा है, लोदी वंश, सैयद वंश देख रहे हैं 1414 से शुरुआत हो रहा है और 1451 में जाकर समाप्त हो रहा है। कुल 37 वर्ष शासन किया है। कितना भाई? 37 वर्ष। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन से एक राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया हुआ था? तो उसका उत्तर होगा खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया हुआ था। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया हुआ था, तो गुलाम वंश आपने देखा 1206 से शुरू हुआ, 1290 में जाकर के समाप्त हो गया। अर्थात गुलाम वंश ने कुल 84 वर्ष तक शासन किया हुआ था। अगर तुगलकों की बात किया जाए तो 1320 में शुरू होते हैं, 80 प्लस 12 अर्थात 92 वर्ष तक। तो सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया हुआ था? तो सर्वाधिक समय तक शासन किया हुआ था तुगलकों ने। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न था यहां पे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? उसका उत्तर है 5 राजवंशों ने शासन किया हुआ था। अगला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को क्रम से लगाना है। शासन करने वाले राजवंशों को उनके क्रम में लगाना है। यहां पे क्रम दिया हुआ है, आपके लिए आसान हो गया होगा। सबसे पहले कौन सा शासन होता है? सबसे पहले इल्बरी तुर्क या प्रारंभिक तुर्क सुल्तान इल्बरी, फिर खिलजी, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड तुगलक हो गया, फोर्थ सैयद हो गया, फिफ्थ लोदी हो गया,
4-5-1, 4-5-1, ये डी वाला उत्तर आपके लिए बिल्कुल सही होता है। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं, लोदियों को लेकर के एक बात और, कि भारत में शासन करने वाले प्रथम अफगान मूल के लोदी कौन से लोग थे? अफगानी लोग थे। अफगान मूल का राजवंश पहला भारत में कौन था? तो भारत में शासन करने वाले प्रथम अफगान मूल के जो राजवंश थे वो थे लोदी लोग। लोदी शासक अफगान मूल के थे, अफगानी लोग थे जिन्होंने भारत में अफगानों की ओर से पहली बार शासन किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। चौथा, गुलाम वंश के लिए जिन विभिन्न नामों का प्रयोग हुआ है उसमें से सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? गुलाम वंश के लिए जिन विभिन्न नामों का प्रयोग हुआ है उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ममलूक वंश को भी कुछ इतिहासकार सही कहते हैं, ममलूक वंश को भी सही लोग मानते हैं, और बहुत सारे इतिहासकार आरंभिक तुर्क सुल्तान के तौर पे भी कहते हैं कि इसका नामकरण एप्रोप्रिएट यही होना चाहिए। इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट दिखाई पड़ता है आरंभिक तुर्क सुल्तान कहना, आरंभिक तुर्क सुल्तान कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो गुलाम वंश के लिए जो भी विभिन्न नाम प्रयोग हुए हैं उनमें डी उत्तर यहां पे आरंभिक तुर्क सुल्तान ज्यादा एप्रोप्रिएट दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। वे दो वंश कौन से थे? वे दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया था? किसके? खिलजी के ठीक पहले और खिलजी के ठीक बाद शासन करने वाले कौन से लोग रहे हैं? तो खिलजी के ठीक पहले गुलाम लोग थे, गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद खिलजी हो गया, और खिलजी के बाद फिर कौन सा हो गया? तुगलक हो गया। तो इसके ठीक पहले गुलाम और ठीक बाद तुगलक। तो ऑप्शंस देखेंगे कौन सा होगा? ऑप्शंस होगा यहाँ पे गुलाम और तुगलक, अर्थात सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। खिलजी के ठीक पहले गुलाम वंश और खिलजी के तुरंत बाद तुगलक वंश। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासकों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 1206 से लेकर के 1290, अर्थात 84 वर्ष तक। कितने भाई? 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया हुआ था। किसकी बात हो रही है? गुलाम वंश की बात हो रही है। 1206 से लेकर के 1290, अर्थात 84 वर्ष तक गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था जो इसके प्रथम वंश गुलाम वंश का भी संस्थापक था? अर्थात दो प्रश्न बनते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था और गुलाम वंश का भी संस्थापक कौन था? दो प्रश्न का एक ही उत्तर है, और इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सातवें का बी। आठवां, निम्न में से किस एक विद्वान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा है? अर्थात दिल्ली सल्तनत के किस एक शासक को हातिम ताई भी कहा गया है? तो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम ताई भी कहा गया है। किसने कहा है? तो ध्यान में रखें मिनहाज उस सिराज। कौन सा भाई? इल्तुतमिश का दरबारी था मिनहाज उस सिराज ने ही इसे क्या कहा है? तो हातिम ताई कहा हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श कहलाता था? तो दिल्ली सल्तनत का लाख बख्श किसे कहा गया है? लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। किसे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अगली बात, कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करने के कारण किस सुल्तान को कुरान ख्वां भी कहा जाता था?
तो कुरान की अच्छी जानकारी थी, विद्वान किस्म का व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुरान ख्वाबे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। किसे भाई? न सिर्फ लाख बख्श बल्कि कुरान ख्वाबे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक, लेकिन इसके समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो राजधानी कहां पे थी? दिल्ली में नहीं थी। कहां पे थी? लाहौर में थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहां पर थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां पर थी? लाहौर में थी। और लाहौर से राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली किसने किया हुआ था? स्थानांतरण दिल्ली किसके समय हुआ था? राजधानी का इल्तुतमिश के समय हुआ था। कौन सा भाई? इल्तुतमिश के समय हुआ था। तो एक प्रश्न और बनेगा यहां पे कि अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे इल्तुतमिश। दो अलग अलग प्रश्न बनेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 11वां, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु लाहौर में क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए। पोलो का मतलब चौगान, चौगान याद करेंगे। पोलो अर्थात चौगान खेलते हुए, पोलो अर्थात चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर, किससे भाई? घोड़े से गिरकर के मृत्यु हो गई थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहां हुई थी? लाहौर में। क्या खेलते समय? पोलो या चौगान खेलते समय। किससे गिर करके? घोड़े से गिर करके। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसे भाई? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। जीवन के आरंभिक दिनों में इल्तुतमिश किसका गुलाम था? अर्थात इल्तुतमिश भी गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक साहब किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम कौन हो गया? तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 14वां, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। ध्यान में रखेंगे, कौन था भाई? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता वाला सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। कौन सा भाई? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। संप्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का पहला? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ेंगे, 15वां, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लाहौर, लाहौर के बाद फिर राजधानी कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने बनाई हुई थी? तो इसका उत्तर है भाई इल्तुतमिश। कौन सा भाई? इल्तुतमिश। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक ने, तोमर शासक की बात हो रही है, क्या लिखा हुआ है? तोमर लिखा हुआ है। तोमर राजाओं का शासन क्षेत्र क्या रहा है? तो दिल्ली सल्तनत के पहले दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत के पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर राजाओं का शासन था। और दिल्ली के लिए उस समय ढिल्लिका शब्द का प्रयोग होता था।
कौन सा भाई? दिल्ली के लिए ढिल्लिका शब्द का प्रयोग होता था। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो तोमर शासक था अनंगपाल तोमर। कौन सा भाई? अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली को आबाद किया था, दिल्ली शहर की स्थापना की हुई थी। कौन सा भाई? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर को स्थापित किया था। दिल्ली की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो तोमर शासक दिल्ली शहर को स्थापित करने वाला कौन सा था? इसका उत्तर है अनंगपाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 17वां। इल्तुतमिश द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी या चरगान या चालीसा क्या था? एक ही चीज के तीन नाम। तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल या चरगान, ये था क्या? इसका गठन किसने किया हुआ था? तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश भाई साहब ने। किसने भाई? इल्तुतमिश भाई साहब ने तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। ये था क्या? विश्वास पात्र 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। कौन सा भाई? ये चालीसा क्या था? विश्वसनीय तुर्की सरदारों का। कितने तुर्की सरदार? 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदारों का दल चालीसा कहलाता है या तुर्क ए चहलगानी कहलाता है। इसकी स्थापना किसके समय की गई थी? इल्तुतमिश के समय की हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का पहला 1191, दूसरा 1192 और अब तीसरे की भी बात हो रही है। इल्तुतमिश के समय यह हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था। याद करेंगे, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में किसके किसके बीच हो रहा है? तो आमतौर पे तराइन का लोग दो ही युद्ध जानते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 92 में, तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश जीता हुआ था, यलदौज हार गया था। आगे बढ़ेंगे, इल्तुतमिश के मुल्तान और सिंध के किस विरोधी गवर्नर ने? इल्तुतमिश का विरोधी था एक बात, मुल्तान और सिंध का गवर्नर था जिसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो उसका उत्तर है नासिरुद्दीन कुबाचा। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के दो धुर विरोधी थे। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के दो विरोधी थे, एक यलदौज और दूसरा कुबाचा। यलदौज और कुबाचा। यलदौज को कुतुबुद्दीन ऐबक हरा नहीं पाया क्योंकि जनता खुश थी उससे, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यलदौज को हरा दिया। जबकि इल्तुतमिश के भय से ही जो कुबाचा था, जो दूसरा धुर विरोधी था, उसने सिंधु नदी में डूब करके अपने आप को गोता लगवा लिया, आत्महत्या कर लिया था। आगे बढ़ेंगे और समय काफी हो गया है, अब दूसरी क्लासेस भी होंगी। तो 20वां प्रश्न आज के लिए और 21वें से फिर हम लोग कल आगे बढ़ जाएंगे। मुल्तान व सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध अभियान में इल्तुतमिश ने किस सूफी संत का सहयोग प्राप्त किया था? ध्यान देंगे, प्रश्न है सीधे सीधे कि मुल्तान और सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध अभियान में इल्तुतमिश ने किस सूफी संत का सहयोग प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा सी, बहाउद्दीन जकारिया का। किसका भाई? बहाउद्दीन जकारिया का सहयोग प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, आज के लिए ये इतने सारे प्रश्न हैं, टाइम काफी हो गया है। कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं बात अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी तनाव टेंशन लेने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। बिल्कुल कूल रहें, आश्वस्त रहें, एंजॉय के साथ। कभी भी पढ़ाई को बोरियत वाली चीज नहीं समझनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कभी भी टेंशन में आकर के पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में आएगा नहीं। जब कूल रहें, बिल्कुल धैर्य के साथ रहें, मन प्रसन्न रहे, तब पढ़ाई करें। कम पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अगर टेंशन लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आती हुई चीजें भी
कई बार ऐसा होता है, हम भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दिमाग कहीं और किसी कारणवश भटक रहा है, तो बहुत सारी चीजें विस्मृत भी होती हैं। कूल रहता है शरीर तो निश्चित रूप से जितना बताना होता है उससे ज्यादा ही बातें निकल करके आती हैं। तो ठीक वैसे ही आप भी लोग बिल्कुल धैर्य के साथ कूल रहते हुए, बिल्कुल कोई टेंशन की बात है ही नहीं, जब इस प्रकार का मन में विचार रहेगा, निश्चित रूप से 5 प्रश्न अच्छा करेंगे अन्य लोगों की तुलना में। इसी के साथ मिलते हैं कल, फिर कोई भी बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं, धन्यवाद।